बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अमन के तवील दौर के बाद आज लाहौर में हाफिज सईद साहब की रिहायशगाह के करीब एक धमाका हुआ। धमाके में 15 से 20 किलोग्राम मवाद इस्तेमाल किया गया और यह धमाका रिमोट कंट्रोल था। धमाके की इतनी जोरदार आवाज थी कि हम एक दफा सब परेशान हो गए कि हमारे प्लाजा में हुआ है। इतना जोरदार धमाका था, ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे प्लाजा में हुआ है। एकदम ब्लास्ट हुआ, हमारी छत नीचे आ गई, हम जल्दी से भागे अंदर। वहाँ से बाहर से कुछ ही नजर नहीं आ रहा, मट्टी मट्टी नजर आ रही थी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हुए इधर से मोटरसाइकिल फटी है। आईजी पंजाब ने तस्लीम किया, हमें 65 थ्रेट्स मौसूल हो चुकी हैं। पाकिस्तान कहीं दोबारा दहशतगर्दी का शिकार तो नहीं हो रहा, क्योंकि माहिरीन इस धमाके को FATF के इजलास, अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला और वजीर आजम के इस बयान कि हम अमरीका को फौजी अड्डे नहीं देंगे से जोड़ रहे हैं। असल वजह क्या है? आवाम इस पर बहुत ही परेशान है। दूसरा इशू, काबीना ने कल मजीद कौमी असासे गिरवी रखने की मंजूरी दी थी। इस पर नून लीग की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। आप तारीख के बुलंद तरीन लेवल तक आप पाकिस्तान के कर्जों को ले गए हैं और उन कर्जों के इवज पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझे एक ईंट भी आप दिखा दें जो आपने लगाई हो। आपको किसने ये हक दिया कि आप पाकिस्तान की मोटरवेज को, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें? और आप तो कंटेनर पे चढ़ के तकारीर किया करते थे ना कि मेरे पास 200 माहिरीन की टीम है, हम 1 महीने में तब्दीली ले आएंगे। ये थी आपकी माहिरीन की टीम? आप कहा करते थे सड़कें बनाने से, मोटरवेज बनाने से, मंसूबे लगाने से तरक्की नहीं होती। तो उन्हीं मंसूबों को आज गिरवी रखने से कौन सी तरक्की हो रही है? कौम ये जानना चाहती है। हमेशा मुल्क जो है वो मंसूबे लगाने के लिए कर्जे लिया करते हैं, कर्जे लेकर अवाम की जो अमानत मंसूबे उनको गिरवी नहीं रखा करते। आपने भैंसें तक बेच दी वज़ीर आज़म हाउस की, गाड़ियां पहले बेची दोबारा खरीदी, पहले सस्ती बेची फिर महंगी खरीदी। ये रियासती जो असासे हैं उनके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं? ये अमेरिका का जो रूज वाले होटल है, आपने कहा हम बेच देंगे, भाई इसे बेचने की क्या जरूरत है, इसको लीज कर दो। खैर वो रुक गया। अब नई कहानी सामने आ गई है कि एयरपोर्ट्स और मोटरवेज को हम गिरवी रखेंगे। यानी जो लोग एयरपोर्ट्स बनाते हैं, मोटरवेज बनाते हैं, वो तो हुए मुजरम, वो तो हुए चोर, और जो गिरवी रखते हैं उनको क्या कहा जाए? तो ये सवाल आप सबसे है, उनसे भी है जो लेके आते हैं इनको, कि ये तो कौमी असासे गिरवी रखने की बातें शुरू हो गई हैं। तो हुजूर आपको ये गिरवी कोई रखने नहीं देगा। अगर आप ये काम करेंगे, जितनी भी शक्कत है इस अपोजिशन में, ये उसको अपोज करेगी। नून लीग इस फैसले पर नाराज क्यों है? कौमी असासे तो इनके दौर में भी गिरवी रखे गए थे। और मरियम नवाज साहबा ने एक और दिलचस्प बयान भी दे दिया। मैडम मियां साहब कब पाकिस्तान आए? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाती हूँ। इसका मतलब ये हुआ मियां साहब लंदन में इलाज नहीं करवा रहे, ये अब बीमार नहीं है। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और कादर खान मुंदोखेल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। ओन अब्बास साहब देखें, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, उनकी साहबजादी की तरफ से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अगर आप इंसाफ को इंश्योर कर दें और ये यकीन दिलवा दें इनको, नून लीग को, कि मियां नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, तो वापस आने के लिए तैयार है, शाम की फ्लाइट से वापस आने के लिए तैयार है। तो गवर्नमेंट के लिए मेरा ख्याल ये एक बड़ा सस्ता सौदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मरीम बीबी की जो स्टेटमेंट है, इसका एक तारीखी पहलू भी है। अगर आप पीछे चले जाएं, 2008 में विकी लीक्स आए थे, तो एन डब्ल्यू पीटरसन ने ना कोई लीक्स भेजी थी वाशिंगटन को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद। तो वो लिखती हैं कि मुझे मियां साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी को खतरा है। इनको 2008 की जिंदगी में भी खतरा था
اور خطرہ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ امریکن ایمبیسی اس کے لیے کوئی کام کرے. تو ایمبیسی میں ایک ریجنل سیکورٹی آفیسر ہوتا ہے جو کہ ڈپلومیٹس کی سیکورٹی کے لگایا جاتا ہے. وہ ڈپلومیٹ کو این پیٹرسن نے لاہور بھیجا تھا رائیونڈ میں, جس نے جا کے کیمرے چیک کیے تھے, اسلحے کی گولیاں چیک کی تھی کہ گولیاں جعلی نہ ہوں, وہ جو لوگ تھے ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے تھے کہ یہ کہیں نقلی لوگ یہاں بھرتی نہ ہو گئے ہوں, اور تمام شکوک جو انہوں نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ پہ لگائے تھے اس وقت, اور پھر اس کے بعد وہ شخص واپس آ گئے. ایک چیز اور, یہ جو ان کا روٹین کا مسئلہ ہے اس کو آپ کنیکٹ کریں آج کی اسٹیٹمنٹ سے, یعنی 2008 میں بھی ایک شخص یہی کہہ رہا تھا, 2021 میں بھی وہی کا وہی بیانیہ چل رہا ہے. 13 سال میں ان کی سوچ نہیں بدلی, الحمدللہ آج بھی زندہ ہے. دیکھیں آپ بھی صحت مند ہے, کو پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں, آج بھی صحت, ہم کیوں نہیں دیکھنا چاہیں گے؟ تو پھر ٹھیک ہے, ہم تو چاہتے ہیں ہمیں لیٹر لکھنا ہے جی کہ ہم انشور کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو, آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. اگر یہ سٹیٹمنٹ ہوتی تو پرسوں پرائم منسٹر یہ افغانستان کے واسطے ایبسولوٹلی نہیں, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, ریاست بالکل اپنی ذمہ دار ہے, لیکن اگر کوئی طبعی موت کسی کو کچھ ہو جائے, اللہ تعالیٰ 1.5 سال پہلے جب انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا تھا جس میں ان کے وہ وائٹ بلڈ سیل, بلو بلڈ سیل جو بھی تھے ان کے اوپر نیچے ہو گئے تھے, اس میں یہ تھا کہ اگر ان کو آپ نے باہر نہ جانے دیا تو شاید موت ہو سکتی ہے. اس پہ ہم کیا کریں گے؟ باقی دیکھیں چیزیں تو سیکیورٹی کے حساب سے ہوتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک جو سٹیٹمنٹ انہوں نے اس وقت دی تھی صحت کے حوالے سے, اس کے بعد ایک میڈیکل ریکارڈ ہمیں پیش نہیں کیا جس کے حوالے سے وہ صحت مند ہے, لیکن اب تو وہ ٹھیک ہو گیا نا, سے لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, اور ان کو آئیے تاکہ اپنے پیسے جمع کریں اور ہم سے آزادی لیں, ہماری جان بھی چھوڑیں. صاحب دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ میاں صاحب تو ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور ان کی بیماری کا کوئی ایشو نہیں ہے, علاج نہیں ہو رہا, تو وہ واپس تشریف کیوں نہیں لاتے, اور کس قسم کا انصاف چاہیے آپ کو, اور کون سی گارنٹی چاہیے آپ کو؟ بہت شکریہ, میں بڑا شکر گزار ہوں اون صاحب کا, انہوں نے تاریخی پس منظر ایک پیش کیا. ایک تاریخی پس منظر میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. محترمہ کلثوم نواز صاحبہ زیر علاج تھیں, کینسر کا مرض تھا, آخری سٹیج پر تھیں. ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے جو تب تانے کسے, نہیں وہ چودھری اعتزاز ایسر صاحب نے سب سے زیادہ, اور انہوں نے بعد میں معذرت کی, وہ اب چلے گئے دنیا سے ان کے ایک رہنما, تب انہوں نے بھی جو باتیں کی باقی بھی جو کرتے رہے. آئی سی یو کے اندر گھسنے کی باقاعدہ کوشش کی گئی, کہا گیا یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے, یہ ڈرامہ ہے, وینٹیلیٹر ہے, الیکشن کے بعد اتر جائے گا. ہم نے بہت برداشت کیا. میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے, اب آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل کی تو وہ پنکھا بند کر دو, وہ ہیٹر بند کر دو, وہ اے سی اتار لو, فلاں کر لو, امریکہ جا کے بھی وہ میں اے سی اتار لوں گا. تو ڈاکٹر عدنان کئی گھنٹے میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے کوٹ لکھپت جیل کی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے رہتے تھے. یہ ماضی کی باتیں ہیں, ہو سکتا ہے اس وقت آپ ٹھیک ہوں. آج تو مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ گارنٹی دے دیں شام کی فلائٹ سے واپس آ جائیں گے, تو میں ٹھیک ہوا ہے نا. میں میاں نواز شریف صاحب کا اس کیس میں وکیل بھی ہوں جو باہر جانے والا کیس تھا. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ تب انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ڈاکٹر تک ایکسیس نہیں دیا, ادویات تک ایکسیس ماضی ہو گیا نا. نہیں ماضی ہو گیا سر, اس پہ ہم سب نے یہ کہا تھا کہ علاج کے لیے ان کو جانا چاہیے, کہ ہم ان کو واپس ان کے ہاتھوں میں دے دیں تاکہ ان کی دوائی بند کر دیں. تو پہلے ہاتھ تبدیل کیے جائیں پھر آئیں گے. بات یہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جس کے تحت ان کو باہر جانے دیا گیا, اس میں 2 ایفیڈیوٹ جمع کرائے گئے. اس میں یہ درج تھا کہ 8 ہفتے یا جب ان کے ڈاکٹرز ان کو فٹ ڈکلیئر کر دیں. اب میں اس کے انہی عدالتوں نے ان کو مفروض بھی قرار دیا, اور انہی عدالتوں نے کہا کہ ان کو واپس بلایا جائے. انہی عدالتوں نے یہ کہا کہ وہ دھوکہ دے کے کیوں چلے گئے باہر. نہیں دیکھیں, دو مختلف کیس ہیں. باہر جانے کا کیس الگ ہے, وہ سٹینڈ کرتا ہے. میں پیریوڈیکل میڈیکل رپورٹس لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے پاس آج تک جمع کرا رہا ہوں. اور ایک اور بات, لاہور ہائی کورٹ میں چیک کروا لیں, حکومت کی طرف سے کوئی درخواست نہیں دی گئی اس کیس کی پیروی کے لیے. میں آن ریکارڈ کہنے کو تیار ہوں, بیکاز جج صاحب نے یہ استفسار کیا. تو گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ واپس آئیں. obviously گورنمنٹ کے لیے میاں نواز شریف, اور آپ آنے کے لیے تیار ہیں. میاں نواز شریف گورنمنٹ کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے, مگر ایز اے پارٹی ورکر, ایز اے پارٹی آفس بیرر, مجھے سب سے پہلے عزیز ان کی زندگی ہے, کیونکہ انہوں نے زندگی کو ان سے خطرہ ہے آپ کا. ایبسولوٹلی بالکل. انہوں نے جو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کو خدا نخواستہ بم باندھ دیں گے, گولی چلا دیں گے, ان کی جو ایک کیا کریں گے؟ ان کی جو فسطائیت ہے کہ ڈاکٹر کو نہ ملنے دو, ادویات نہ دو. آپ کو پتا ہے جب ان کو نیب سے شفٹ کیا گیا تو ان کے پلیٹلیٹ کی تعداد کیا تھی تب, اور یہ ساری ان کی نااہلی کی وجہ سے ہوا کہ جب وہ جیل میں تھے ان کا بر وقت ٹھیک علاج نہیں ہو سکا. اسی گورنمنٹ نے میڈیکل بورڈ بنایا, میڈیکل بورڈ میں انہوں نے سب کو بٹھایا, بٹھانے کے بعد پلیٹلیٹس چیک کیے, اسی گورنمنٹ نے اجازت دی آپ کو باہر جانے کی. بالکل, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باعث نہیں ہے. نہیں, پچھلے جو 1.5 سال سے ان کے ساتھ ہو رہا تھا, ایونچولی ان کی طبیعت خراب ہوئی, اس نہج پہ پہنچی تو ان کو پھر جان کے لانے پڑے. اب طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ ان کا دیکھیے, آپ کو یہ بات ریئلائز کرنا ہوگی کہ 70 سال ان کی عمر ہے, 7 سٹنٹ ان کو ڈل چکے ہوئے ہیں, ان کے ہارٹ کی پرفوریشن ہو چکی ہے, ایک بائی پاس سرجری ہو چکی ہے. مریم صاحبہ کو غلط فہمی ہوئی کہ وہ شام کو بلوا لیں گے, نہیں بلوا سکتے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ان کا علاج ہونا ہے. سوال کیا گیا کہ وہ واپس آ جائیں, تو ہم
ان لوگوں ان ظالموں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں دے سکتے. تو گویا مریم صاحبہ کا جو کمنٹس ہیں ان کو زیادہ سیریس نہ لیا جائے. نہیں بالکل سیریس لیا جائے. دیکھیے جب آپ پوچھیں گے, اگر گارنٹی دے دیں پوچھیں گے تو وہ واپس آ سکتے ہیں. دیکھیں ان کی صحت کے ساتھ ان کی زندگی لنکڈ ہے نا, تو انہوں نے یہی بات کی کہ جو ان کی زندگی کی گارنٹی دے دیں تو ٹھیک ہے. ویسے صحت کی گارنٹی کون دیتا ہوتا ہے سر دنیا میں کسی جگہ پہ ہے؟ جب جیلوں میں آپ ادویات بند کرتے ہیں نا جی, اور ایک ایک چیز مانیٹر کرتے ہیں, گھر کا کھانا نہ چلا جائے. گورنمنٹ یہ لکھ کے دے دے کہ ادویات ملیں گی, ڈاکٹر ملے گا, عدالت میں کیس چلیں گے اور عدالت فیصلہ کرے گی, تو آپ کے لیے ایکسیپٹ ہوگا. گورنمنٹ نے عدالت میں بھی لکھ کے دیا کچھ نہیں نا جی, ہم تو عدالت میں اپنے کیس اون عباس صاحب میں آؤں گا مندوخیل صاحب, یہ فرمائیے گا سر یہ آپ پہ تو ٹرسٹ ہی نہیں ان کو. صحت کے والے سے تو کلیئر ہے ہم سارے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے, گولف بھی دیکھ رہے ہیں, پولو بھی دیکھ رہے ہیں, کافی بھی پی رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اگر گارنٹی کی بات ہے تو پھر ہم بھی اس طرح کا گارنٹی پیپر سائن کر دیتے ہیں جو میاں شہباز شریف نے اپنے بھائی کے لیے دیا تھا. جس طرح پھر وہ اپلیکیبل ہے اس طرح کا پھر ہم بھی سائن کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ 4 ہفتے بعد واپس آ جائیں گے. 1.5 سال تو اس کو بھی گزر گیا. سو باقی زندگی بات. دوسری بات یہ ایمان اور فیتھ یہ لیڈر کا خاصہ ہوتا ہے, وہ موت سے ڈرا نہیں کرتے. یہ کس قسم کے لیڈر ہیں اور کس قسم کی پولیٹیکل پارٹی ہے جو اتنے خوف مبتلا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ پاکستان آتے ساتھ ان کو کوئی مار دے گا. مطلب سیریسلی میں ایسی پارٹی میں اگر ہوتا تو میں کہیں نہ کہیں منہ کر گیا ہوتا سیریسلی, جو سرائکی میں سیریسلی. مطلب یہ کیسا لیڈر ہے جو اپنی موت کیسے کہتے ہیں کاغذ سائن کر کے دے دو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. اب اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں, گارنٹی پیپرز کی کیا وجہداری ہوتی ہے؟ ان کو آپ کے ظلم پہ تھوڑا خدشہ ہے کہ آپ ظالم بہت. شاہد صاحب میں چاہوں جو شخص پچھلے 13 سال میں اس زوم سے نہیں نکل سکا کہ مجھے کوئی قتل کر دے گا, اس کو ساری عمر زوم سے کوئی نہیں نکال سکتا. 2008 کی سٹیٹمنٹ ویریفائیڈ ہے, میں اس کا ایگزیکٹ نمبر بتا دیتا ہوں. 000483 اس کا کلاسیفیکیشن نمبر ہے جس میں این پیٹرسن نے لکھا تھا کہ جی وہ اپنی موت کی وجہ سے بہت خوفزدہ ہے, ان کو سیکیورٹی دی جائے. آپ دونوں کے اوپر مجھے اعتراض یہ ہے کہ میں آج کی بات کرتا ہوں, آپ بھی ماضی میں چلے جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ ماضی سے ریلیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. جب عدلیہ بحالی کی تحریک چلی تھی, میاں نواز شریف کو امریکہ سے کال آئی تھی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. وہ اپنی جان پہ خطرہ مول لے کے نکلے تھے اور گجرانوالہ جا کے آج کیوں نہیں آ رہے؟ سب چھپے ہوئے تھے اس وقت. وہی اللہ تعالیٰ میں بتاؤں گارڈن براؤن جو کہ یو کے کا پرائم منسٹر تھا, میں اس کو پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس کو جا کے اس کو وائس پریزیڈنٹ, انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب مجھے ملے ہیں, انہوں نے کہا میری جان کو خطرہ ہے مجھے بتا دو. گارڈن براؤن نے پتا کیا تھا, مذاق کر رہا ہوگا, ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس. مطلب انٹرنیشنل لیڈرشپ بھی ان کو ایویلیٹ کر چکی ہے. پھر یہ مندوخیل صاحب دیکھیے آصف علی زرداری صاحب بھی بہت زیادہ بیمار ہیں اور ان کی پارٹی, آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ باہر جانا چاہیے ان کو علاج کروانے کے لیے, لیکن وہ علاج کروانے کے لیے باہر نہیں جا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کمپیرزن کیا جائے میاں نواز شریف صاحب کا اور زرداری صاحب کا, تو زرداری صاحب تو بہت بہادر آدمی ہے. پھر دیکھیے زرداری صاحب یقیناً بہادر آدمی ہے, اور وہ کس کا جالہ ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا, جو پھانسی قبول کیے مگر ڈکٹیٹر کے سامنے سر نہیں جھکائے. آپ کو یاد ہوگا اپنے بڑے سینئر لوگوں سے پوچھے کہ اس وقت بھی ان کا آفر آئی تھی, ان کو ریفیوز کیا. پھر بی بی شہید جہاں ان کو تمام اداروں نے کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, اور واقعی وہ اٹیک بھی ہوا تھا کارساز والا. آپ نے دیکھا بہادر خاتون اگلے دن لیاری پہنچ گئی دورم, یہ آپ کے سامنے. پھر زرداری صاحب آپ کے سامنے صحت اتنی خراب, اتنے ابھی آج کل تو بہتر ہے ماشاءاللہ سے. اب یقین کریں گے کہ جب جیل میں تھے تو ضمانت کے درخواست نہیں جمع کی, تو یہ تو بختاور بی بی اور آصفہ بی بی جیل میں گئی ہے, تو ان کی محنت سماجت کر کے ان کو اس چیز پہ راضی کیا کہ آپ ضمانت تو لے لے کم سے کم. تو آپ کا کیا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کو پھر آ جانا چاہیے واپس؟ نہیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں, مجھے پورے جملہ کمپلیٹ لوں. مجھے حیرت ہے مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کہ یہ اس حکومت سے امید رکھ رہی جس کی 1 لاکھ یو ٹرن ہے, جس نے 3 مہینے میں پاکستان کو کہاں لے جائیں گے, نیا پاکستان بنائیں گے, مہنگائی, ایک چیز سب عوام کو یاد ہے. یہ ان پہ اعتبار کر رہے ہیں, ان کے اوپر ان کی جھوٹ کا کوئی سر پیر نہیں ہے, ان کی جھوٹ اور پیر کا کوئی سر پیر نہیں ہے. ان کا وزیر دفاع اسمبلی میں کہہ رہے پاکستان خیبر پختونخوا میں نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی کچا مکان ہے, تو امریکہ کے صدر بھی ایسے بیان. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ سٹیٹمنٹ واپس لینا چاہیے, ان کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اور پھر دوسری بات تو آپ بھی پھر زرداری صاحب کو باہر بھیجیں نا سر, زرداری صاحب کی جان کو خطرہ نہیں ہے. دیکھیں بالکل زرداری صاحب کی جان کو خطرہ بالکل ہے اور رہے گا, اور صحت خراب ہے ابھی بھی, وہ نہیں ہے جو پہلے سے بہتر ہے لیکن خراب ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک چیز ہوتے ہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے آئین یہ سیکورٹی آپ کو جو ہے نا وہ دیتا ہے. ان کی حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو, صرف نواز شریف صاحب کو نہیں, ہر شہری کو سیکورٹی فراہم کرے. مگر سیکورٹی کہاں سے فراہم کریں گے؟ یہ جب ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے تو آپ کے سامنے کی بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلا واقعہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور آج کے بارے میں بھی یہی کہا, آج میں موجود تھا اسمبلی میں, آج بھی بابر اعوان صاحب نے کہا, آج ہی صبح میں یہ واقعہ بعد میں ہوا, صبح انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہیں. وہ بھائی میری بات سنو, خدا
खुदा का वास्ता कोई दुरूद पढ़ ले, कोई जैसा ओन चौधरी साहब की तरह तस्बीह लगा के कोई अल्लाह का जिक्र करे। आप ये इस तरह बयान देके और खुद अपने मजाक न बनाएं और फिर आप दावत दे रहे हो और मैं आपको ये चीज बताऊं कि जो अमेरिका की बात आई है, ये भी एक चीज सुन, अमेरिका की जो बातें आप देखेंगे, वो कहते हैं ना पश्तों में एक मिसाल है कि जहां दुआ होता है वहां कुछ न कुछ होता है, कोई न कोई आ गए। ये अड्डे देंगे, ये झुक के भी देंगे, ये लेट के देंगे, आपकी ख्वाहिश है, लेट के देंगे और ये लेट के देंगे, मगर फिर क्या होगा वो आपकी सूरत हो गया। अच्छा, तरह से ये फरमाइएगा सर, ये जो असासों में बहुत ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एतराज है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में गिरवी रखे गए और स्कूक बांड जारी हुए, आपके दौर में तो बेशुमार, इवन पीटीवी जो है ना उसको भी आपने, उसके भी स्कूक बांड्स बना के आपने पैसा इकट्ठा कर लिया। आप जब करते रहे तो आपके लिए हलाल था, आज गवर्नमेंट ये कर रही है तो आज आपको बहुत प्रॉब्लम है सर, वजह क्या? वो एक निजी वेबसाइट है, उसका मोटो है बेच दे। तो ये हर चीज जिस पे नजर पड़ती है, तो आप भी तो बेच रहे हैं। हमने बेचा नहीं। देखें, आपने भी गिरवी रखा, आपके इसी शहर में स्कूक बांड जारी किए, F9 पार्क की बात चली आपके इसी शहर में, वो रुकना पड़ा। रूजवेल्ट होटल की बात चली, आज लाहौर में वॉल्टन एयरपोर्ट को बेचने जा रहे हैं। रावी रिवर अथॉरिटी पे इन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें बेचने पे लगा दी हैं। बात यह है कि ये नए पाकिस्तान वाले आए थे ना, हम बना रहे हैं, ये बेच रहे हैं। ये जितने मोटरवेज हैं, M3 हो गई, M1 हो गई, M2 हो गई, M9 हो गई, ये सारी हमारी बनाई हुई है। ऑन साहब के शहर को भी जो मोटरवे जाती है, आज इस्लामाबाद से निकलते हैं, बड़ा आराम से सफर। पाकिस्तान की है सर, पॉलिटिकल पार्टी जिसने ये बनाई, जिसके दौर में ये बनी, जिसका ये विजन था, जिसने पाया तकमील तक पहुंचाया, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी थी। अब हम चीजें बनाते हैं, ये गिरवी रखते जा रहे हैं। और कॉन्ट्ररी टू द क्लेम्स ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, फ्लोर ऑफ द हाउस आप कहते हैं रेवेन्यू टारगेट्स हमारे अचीव हो रहे हैं, हमने इतना टैक्स इकट्ठा किया तारीख में कभी नहीं किया। तो भाई अगर वो टैक्स इकट्ठा हो रहा है तो वो जाके कर रहा है। ना आप मंसूबे लगा रहे हैं, ना आप मजीद कोई नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सवाल, ना आपके पास कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। स्कूक बांड जारी नहीं किया? बिल्कुल जारी किए, मगर भी तो वही कर रहे हैं। देखें, तो आपका हलाल कैसे हो गया, इनका हराम कैसे हो गया? हमारे दौर में जो इकोनॉमी थी उसका ग्रोथ रेट हम 5.8 पे छोड़ के गए थे, डिस्पाइट एवरीथिंग। ये भी बढ़ाना चाह रहे हैं? नहीं, ये इनका तो माइनस में था, माइनस से निकला है अब जाके। और इन्फ्लेशन आज भी 10.87% पे है। आम आदमी आज भी महंगी चीजें खरीद रहा है। अच्छा, वैसे साल साहब का ये कहना है कि हम इनको बेचने नहीं देंगे, गिरवी नहीं रखने देंगे, तो इसका मतलब नून लीग एतराज करेगी, इस पे एहतजाज करेगी, जलसा करेगी, जुलूस करेगी, क्या करेगी? हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखें ये दो काम कर रहे हैं। हमारे लगाए हुए प्रोजेक्ट्स की एक तो ये तख्तियां उसमें नहीं लगा के अपना नाम लिख रहे हैं। जरूर लिखें, बड़े शौक से लिखें, लोग बेवकूफ नहीं है। बॉन्ड ये अपना जारी करना चाहते हैं। नहीं, वो अपना करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मंसूबे हम बनाते हैं, गिरवी ये रखवा रहे हैं। इन्होंने जो तारीखी कर्जा लिया है, मुझे बताएं वो कहां लगा है? ठीक हो, एक आज आप इस शहर से लेके लाहौर तक, लाहौर से लेके KPK तक जो लोड शेडिंग हो रही है, मुझे बताएं, हम इजाफी बिजली छोड़ के गए थे। ये चीजों को खराब करने के माहिर हैं। और जो 10 बिलियन ट्रीज लगा रहे हैं, वो देखा ना, बड़ा प्रोजेक्ट है। मुझे ब्रेक लेने दे। मोहन अब्बास साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं सर, कि इमरान खान साहब बार बार ये कहते थे कि ये क्यों बेच रहे हैं, ये क्यों गिरवी रख रहे हैं, और आज जब आपकी हुकूमत है तो आपने वही काम करने शुरू कर दिए। एक छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और अब्बास साहब, ये हर बात पे यू टर्न क्यों ले लेते हैं सर? अपोजिशन में बार बार इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होके हर जगह पे तकरीर करते हुए कहते थे कि ये देखें इन्होंने PTV बेच दिया, ये देखें इन्होंने मोटरवे बेच दिया, ये देखें फलां होटल को, ये फिर ये कहा कि F9 पार्क को देखें गिरवी रख रहे हैं। तो सर जब ये बुरे थे उस वक्त, तो आज आप भी वो गलतियां क्यों कर रहे हैं? थोड़ा फिगर्स को पहले करेक्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा फिगर दे दूं कि 2008 से लेकर 2018 के दरमियान जो लोकल स्कूक बॉन्ड्स इशू किए गए थे, जिसके ऊपर इन्होंने गिरवी रखी थी आजाद, वो उसकी अमाउंट थी 15,96,33 करोड़ रुपए। और 2005 से लेकर 2017 के दरमियान जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स इशू हुए थे, उसकी वैल्यू $3600 मिलियन। और इसमें जो गिरवी रखे थे M1, M2, M3 और जिना एयरपोर्ट कराची, ये चार चीजों को इन्हें रखा था। दूसरा इशू है कि अब उसका मुहासिल क्या? हमने बजट दिया है 8.5 खरब का, रेवेन्यू रिसीट्स हमारी हैं 7.9 खरब की, 600 अरब का आपका 7% का डेफिसिट हो गया। प्लस जो लोन इन्होंने लिए हुए थे, जो कि 30 खरब से हमने टेक ओवर किया और आज 38 खरब है, उसकी पेमेंट्स भी जानी है। सो हमारे अर्ज करें, उसकी डेफिसिट फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए हमने लोन लिए ताकि पिछले लोन चले जाए। और इस दफा जो डेफिसिट का बजट है, उसकी वजह सिर्फ सिंपल है,
देखें कर्जों की बात कर रहे हैं तो नून लीग ने भी यही कहा था कि कर्जे बहुत है इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। हमने पीएसडीपी को 600 अरब से 900 अरब किया, कितना फर्क पड़ा? 300 अरब का। और जो प्रोविंशियल एलोकेशन एनएफसी की है वो 2700 से करके 3400 अरब, 700 अरब जमा 300, 1 खरब हमने बढ़ा दिया। आज अगर ये डेवलपमेंट को वापस उसी साल पे चले जाए तो कर्जे लेने की जरूरत शायद नहीं है। इसका मतलब या 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में इन्होंने जो आपका मौकफ था वो गलत है, या फिर आज आपका मौकफ गलत है? उस वक्त जो लोन लिए गए थे वो थे मुल्तान मेट्रो बनाने के लिए, लाहौर ऑरेंज लाइन बनाने के लिए, लाहौर की मेट्रो बनाने के लिए। वो प्रोजेक्ट जिसमें से इनकम कोई नहीं है, आपका एक्सपेंडिचर है, यानी कि 250 रुपए की टिकट आपको कॉस्ट कर रही है, आपने 20 रुपए में इसमें बात करें, यही बैठ जाएगी ना। सर बात ये है कि आज या पहले गलत थी, आज गलत। नो चॉइस साहब, आपने पैसे लेने तो दो काम, एक पहले भी ठीक है और आज भी आप डैम बनाए, परफेक्टली बनाए, आप 260 रुपए एहसास के लिए कर रहा हूं आपसे, देखिए जिसमें गिरवी रखने की क्या जरूरत है? अगर आपका मौका पर आप आज डैम पे पैसे नहीं लगाएंगे तो कल बिजली कहां से पैदा होगी? आपकी जमीनें सारी बंजर हो जाएगी। तो आपको फ्यूचर फाइनेंसिंग आपको उसको अंदाजा नहीं था। मेट्रो लगाने में और डैम लगाने में बड़ा फर्क है। ये चीज तो 100 अरब तो आपने इस साल डैम के लिए इस साल रखा है, आज तक किसी ने पहले फाइनेंस उसके लिए। देखिए मैं वही कह रहा हूं ना कि आपका 7% की डेफिसिट फाइनेंसिंग, पिछले लोन्स का पेमेंट प्लस ये प्रोजेक्ट्स जो कि आपको पे ऑफ इसका मतलब ये माजी में आपसे गलती हुई है, जो आपका मौकफ था उस वक्त तो वो गलत कहते थे अपने अल्लल्ले तल्लल्लों पे खर्च मत करें, अपने पीएम हाउस और प्रेसिडेंसी के खर्चों पे मत करें। 1200 अरब रुपए का आपने इजाफी हदफ रखा है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए सर, सिंपल सी बात है। सिर्फ हमारे पास 400 450 का जनरल सेल्स टैक्स ऊपर रखा है, जिसके लिए हमने कहा है हम 5 लाख मशीनें लगाएंगे और वो रिटेलर्स जिनके पास इसको कोई खाता नहीं, वैसे टैक्स हदफ कितने आपको इस बार? 7.9 ट्रिलियन रुपीस जी, वो है ना जी। तो पैसा कहां से आएगा सर? उसमें से 5.9 अरब हमारा टैक्स रेवेन्यू और 2 अरब हमारा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज से आएगा। और पिछले साल से जो चीज बढ़ाई है हमने वो मेजॉरिटी चीज या सेल्स टैक्स में या एक लेवाई में हमने कहा, पेट्रोल की लेवाई के ऊपर हमने बात किया, और वो भी इतना बड़ा नहीं, इंपोर्ट प्राइस बढ़ेगी ऑटोमेटिकली आपकी लेवाई आ जाएगी। मुदखिल साहब ये फरमाइए सर, आपने भी स्कूप बांड जारी किए थे, आपकी जब गवर्नमेंट थी उसके बाद नून लीग ने भी किए, और जब भी अपोजिशन जो भी होती है वो हमेशा एतराज करती है कि देखें इन्होंने गिरवी रख दिया, इन्होंने बेच दिया, ये मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, और गवर्नमेंट वही काम करती है, हर गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट हो। इस बार ये गवर्नमेंट कर रही है, आप सब इनके खिलाफ है, तो बेसिकली या तो स्कूप बॉन्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखो, बॉन्ड जारी करना और सड़कें हाईवेज गिरवी रखना, पार्क गिरवी रखना, एयरपोर्ट गिरवी रखना, यह जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरी बात ये, हमने कब कहा था कि हम दूध के नहरें बांधेंगे? ये तो कंटेनर पे चढ़ के 3 महीने में पूरे पाकिस्तान को जो ना बदल के डालना था। वो किधर गया इनका वजीर जो टेबल पे चढ़ के जो वो कराता था कि एक 200 अरब जो उसके मुंह पे मार दो, उसके वो किधर गया सारे? वो वजीर खजाना नहीं बने, वो जो वजीर खजाना बना वो काशर भी आपने देख लिया। अच्छा, हैरत वाली बात ये, बजट के ऊपर जो मैं असेंबली में बैठा हूं तो वो बजट के ऊपर जो काउंटर कर रहा है वो कौन कर रहा है? असद उमर साहब, जो खुद नायली पे उसको निकाला गया। बिजली के ऊपर भाषण कौन दे रहे? वही जो खुद बिजली के वजीर से उसको फारिग किया गया। अब खुदा का खौफ खाली ये जो बातें करे ओन चौधरी साहब, इनसे ये पूछे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो आप लोगों का मौकफ क्यों बदल जाता है? इनसे ये पूछे, ये जो कह रहे हमने कर्जे अदा करने, ये क्या ये अचानक आ गए कर्जे? ये उनको नहीं पता था? ये इनकी जो कैलकुलेशन 200 की जो टीम थी उनकी माशी एक्सपर्ट की, वो कहां गई? ये सारे बड़े। और फिर खुद इमरान खान साहब ने एक और बयान दिया कि एटम बम की जरूरत नहीं अगर 12 से हो जाए। इनसे ये पूछे, सवाल ये है कि बाप मकान बनाता है बड़ी मेहनत से, और बेटा अगर निकम्मा हो ना तो वो जो भी हर जगह वैसे भी बेचता है में। बात ये, एटम बम क्या पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के लिए बना है? क्या रूस ने जो अफगानिस्तान पे हमला किया है उसका इस गर्म पानी तक आने का प्रोग्राम नहीं था? वैसे क्या अमेरिका ने जो आपको तड़ी नहीं दी कि हम पत्थर के जमाने भेज देंगे? एतराज क्या है? एतराज क्या है? भाई एतराज इस बात के 200 से ज्यादा दुनिया के ममालिक के पाकिस्तान एटम बम बेच दी है, प्लांट एटॉमिक प्लांट बंद कर दिया। मेरे तो समझ में नहीं आ रही कि ये कौन सा खाना खाता है, ये कौन सी चाय पीते हैं, जब उनको कोई बात याद ही नहीं रहती है, उनको कोई बात समझ भी नहीं आती कि इसने बोलना क्या है। अब सवाल ये, दूसरी बात, परवेज खटक साहब ने कहा कि जब महंगाई हो तो समझ लो तरक्की हो रहा है। खुदा का खौफ खा लो, कौन सी दुनिया में रहते हो? खैबर पख्तूनख्वा में कोई कच्चा मकान, कोई गरीब नहीं है। ये तो अमेरिका का सदर भी नहीं कह सकता है ये बातें करे। उसके बाद ये इससे पेट नहीं भरा तो जो कम कपड़े पहन ले उससे, भाई अपनी सोच बता रहे हो या अपनी गैंग की सोच बता रहे हो, क्या बताना क्या चाह रहे हो आप दुनिया को? आपका ख्याल ये है कि आपका ख्याल ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है बयानात में, और ये सोच के लिए बोलते हैं ना, इनका कोई विजन, ना इनका कोई प्लानिंग, ना इनका कोई मंसूबा।
शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने आज से 47 साल पहले इस मुल्क में एटम बम का बुनियाद रखा, आज वो बेचने पे उतरा है। मैं आता हूं एक बात ऐड करनी इनकी बात पे, सिर्फ रिस्पॉन्स है। देखिए करंट एक्सपेंडिचर जो पीएम हाउस और प्रेसिडेंट हाउस के अखराजात हैं वो पिछले साल 6.3 ट्रिलियन थे, इस साल वो 7.5 ट्रिलियन है, बड़े हैं। इस साल भी इन्फ्लेशन बढ़ी है ना सर? एस्टिमेट करंट एक्सपेंडिचर ट्रिलियन की बात कर रहा हूं पीएम हाउस के जी, नहीं करंट एक्सपेंडिचर ओवरऑल जिसमें पीएम हाउस का वो फैक्टर इन होता है। दूसरी बात इन्होंने क्या किया है, हमारे दौर में पीएम हाउस के एक्सपेंडिचर के अंदर एनडीएमए शामिल था, इन्होंने एनडीएमए को माइनस कर दिया, इसको कम दिखाने के लिए। फिर भी खर्चे बड़े हैं हमारे दौर की निस्बत, महंगाई है नहीं, वो कहते हैं ना चाय के साथ बिस्किट नहीं देते, तो गाड़ियां क्यों खरीदी हैं, हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक और बात जो इस हवाले से रेलेवेंट है, ऑरेंज लाइन का तो सॉफ्ट लोन था चाइना का, उसकी पहली के 7 साल बाद जानी थी, तो जो बीआरटी बनी है पेशावर के अंदर उसके लिए कोई लोन नहीं लिया गया, उसके लिए कोई अखराजात नहीं हुए। एडीपी की रिपोर्ट पढ़े, वो इनके खिलाफ पूरी चार्जशीट है कि वो 100 अरब से ऊपर एक बीआरटी बनी, हमने 100 में 3 बनाई है। अच्छा, वैसे बीआरटी को स्कूक बॉन्ड क्यों नहीं जारी कर देते सर, उसको गिरवी रखते हैं? दूसरी बात नहीं, वैसे सवाल जब आपके पास है, बताता हूं, एक एसेट है, क्योंकि ये बार बार ये कहते हैं कि हमने बनाए थे, स्कूक आप बॉन्ड्स गिरवी रखे, तो वो तो आपने बनाया था ना सर। बॉन्ड्स मलेशिया ने जारी किए थे 2010 में, और उसका जो स्कोप है, जब इंटरनेशनल उसकी एक्सेप्टेंस आई थी वो 2016 के बाद आनी शुरू हुई, 2015-16 में आनी स्टार्ट हुई थी, और वो चीपर बहुत होते हैं, 7-7.5% पे आपको अच्छा है ना, तो आप एडीपी की लोन बहुत महंगी होती है। सर देखिए बात सुनिए, बीआरटी और जो खैबर पख्तूनख्वा में सारे पक्के घर हैं, उनके स्कूक बॉन्ड जारी कर रहे हैं आप। देखिए जो सर ये इस गुफ्तगू का ला हासिल गुफ्तगू है, इस पे कहा जा सकता है, ये लिया अल्लाह हासिल गुफ्तगू आप लोगों ने स्टार्ट किया। वही कह रहा हूं ना कि हमने जिस चीज को हासिल, जिस चीज के लिए लिया पैसे, वो असल इनकी डेट फाइनेंसिंग और करंट जो हमारा डेफिसिट है उसको पूरा किया। अब मैंने इसका कंपैरिजन किया, या डैम बना ले या आगे मेट्रो बना ले, ये चॉइसेस आपकी हैं, कौम को किस विजन पे लेके चलना है। बार बार बीआरटी की ऑडिट रिपोर्ट, इसका मतलब है कि जब आप पहले कहते थे कि ये गिरवी रख के मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपकी उस ये गलत। मैंने फिर वही कहा सर, मैं बार बार दोबारा कह रहा हूं कि आप हासिल पैसे लेके जाएंगे किधर, अगर तो पैसे से सियासत खेलनी है, या उस गलत है, नहीं पैसे से सियासत खेलनी है तो फिर तो ठीक नहीं, और अगर पैसा कौम पे लगाना है जिससे फिर कल को तरक्की आएगी। और ये जो स्कूक बॉन्ड जारी करते थे, ये बेसिकली सियासत खेलते थे। मैंने सिखा दो, मेट्रो की बसें बनाते थे, ऑरेंज लाइन बना दो, 14 अरब रुपए की ले लेते थे। मुझे और साहब बता दें, ये इस्लामाबाद से अपने होम डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तो उसके पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपका लाहौर कराची मोटरवे है, जो इनके जिलों से गुजर के साउथ ऑफ पंजाब की तरक्की में उसका हिस्सा है, वो आगे जाता है सखर तक, हैदराबाद से उस पे लगाया, हमने पैसा उस पे लगाया। मुल्तान सखर जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 700 अरब एक सेक्शन है ना सर, वही तो गेम से पैसे किधर गए? 750 गेम किधर से फंडेड है, एक सीपैक का सेक्शन है, नंबर से मत खेले, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से पैसे हैं, हर चीज अपने पास डालें, और ये पीएसडीपी से फंड हुआ है। अच्छा तारा साहब ये बताएं, जो मोटरवे वो तो 1990 के बाद बनी थी, जो स्कूक बॉन्ड्स आपने 2012 में गिरवी, उसकी वजह बता सकते हैं, रीजन बता सकते हैं? बात ये, हमने जितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आप लाहौर कराची मोटरवे को देख लें, आप ऑरेंज लाइन को देख लें, आप पीकेएलआई को देख लें, आप रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को देख लें, मेरे पास इतनी लंबी फहरिस्त अस्पतालों की, स्कूलों की, कॉलेजों की, सड़कों की, सेहत, एजुकेशन, हमारा पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड ही काफी था इनके लिए। इन्होंने हर चीज पे कट लगाया। मुझे एक काबिल जिक्र मंसूबा मेगा प्रोजेक्ट बता दें, जामिर भाषा की बात कर ले मेरे साथ, डैम की 100 अरब से ऊपर की लैंड एक्विजिशन हम करके गए थे, 100 बिलियन रुपीस की। आपने कर्जे चढ़ा दिए पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री के 50%, और आपने एक मुझे बता दें काबिल जिक्र प्रोजेक्ट को बड़ी यूनिवर्सिटी ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल फिर आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि ये सिर्फ इन्होंने यू टर्न नहीं लिया स्कूक बॉन्ड पे, आप भी यू टर्न ले रहे हैं। अब आप देखें, पहले आप जब आपकी हुकूमत थी तो आप वही आप अदारों को गिरवी रखते रहे, एसेट्स को गिरवी रखते रहे, आप स्कूक बॉन्ड जारी करते रहे, और उस वक्त ये एतराज करते थे। आज जब ये कर रहे हैं वही गलती या वो काम कर रहे हैं, तो आज आप इनके खिलाफ है। तो ये बेसिकली सिर्फ यू टर्न वन साइडेड नहीं है, ये टू साइडेड है। और अगर हमने कौम को आगे लेके जाना है तो कुछ फैसले हमें करने पड़ेंगे सियासत से बालातर होकर। छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। मुदखिल साहब ये फरमाइएगा सर, ये आप जब ये बात कर रहे थे तो आप हंस क्यों रहे थे सर? बड़ी सीधी सी बात है, स्कूक बॉन्ड्स हैं, या तो वो ठीक हैं या फिर वो गलत हैं। ये अपोजिशन में गलत कैसे हो जाते हैं या गवर्नमेंट में ठीक कैसे हो जाते हैं? इस चीज़ की समझ नहीं आती किसी को। और अब्बास साहब वो बात जो कर रहे थे कि हमने डैम के लिए पैसे जमा गए, तो मुझे याद आया वो डैम के पैसे किधर गए?
वो पूरे जब ये नई गवर्नमेंट आ गई, फैसल वाड़ा साहब अभी वसाइल का वजीर था और ये पूरे एक कैंपेन चलाई थी, वो तो पता चला कि 14 अरब जमा किए तो 13 अरब से या 13 अरब जमा किए 14 अरब खर्च कर चुके हैं। तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि वो अकाउंट किधर गया है, वो भी जरा पता कर ले। वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट की बात ठीक है, नहीं सुप्रीम कोर्ट में तो अलग है, सुप्रीम कोर्ट के तो पैसे अलग है, वो तो जो भेरिया टाउन कराची के पैसे है, जो सिंध का पैसे है वो अभी तक पड़े। हमारा ये भी मुतालबा है कि वो सिंध को दिया जाए या सिंध पे लगाया जाए, हम मेहनत दें। तो आप डैम फंड की बात कर रहे हैं, डैम फंड जो कह वो किधर गए, आवाम ने पैसे जमा करवाए। दूसरी बात ये आप जो बात कर रहे हो बॉन्ड की और गिरवी रखने में फर्क है थोड़ा सा। देखो बॉन्ड तो वो सेविंग सर्टिफिकेट भी वो हो गए, प्राइस बॉन्ड भी आ गए, उसे तो कलेक्शन या वो करने की वो अलग चीज है। बॉन्ड्स गिरवी रखे बगैर जारी नहीं हो सकता सर। आपके पास कोई एसेट होता है जो आप सामने रखते हैं, फिर उसकी एक वैल्यू बनाते हैं, हमने कोई हाईवे, पैसे ये बताओ, चलो आप मेरी नॉलेज में, हमने कोई हाईवेज गिरवी रखा, हमने कोई पार्क गिरवी रखा, हमने कोई एयरपोर्ट गिरवी रखा, आप बता दे क्या रखा हमने गिरवी? तो और क्या रखे सर? देख मैं बात है, सवाल यही चीज होती है ना, एसेट तो यही है। देखिए सवाल ये है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इनका कोई विजन ही नहीं है। मैं फिर दोबारा कर रहा हूं, जब भुट्टो साहब ने आज से 47 साल पहले एटम बम की बुनियाद रखी, स्टील मिल, यही असद उमर साहब स्टील मिल के मुलाजिमी से खिताब करें, मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मैं बगावत कर दूंगा, सबको। आज वो स्टील मिल जो है ना वो दर पदर के टोकरे का है। और उसको तो छोड़िए, आज रेलवे के जितने बुलंद बाग दावे करे, रेलवे की मुलाजमीन का इस वक्त भी पेंशन रुके हुए हैं। उनकी जो है ना वो जो 1,10,000 से मुलाजमीन थी, आगे वो 60-64 रुपए रुके, और मजीद उसको 50% जो है। सर इतने ज्यादा कर्जे आपने लिए तो जाहिर अल्टीमेटली ये होना था। ओना बाद साहब ये फरमाइएगा सर कि ये इनका एक सवाल है आपसे, ये बार बार आपसे ये पूछ रहे हैं कि हमने तो कर्जे लिए तो हमने उसकी कुछ ना कुछ बनाया है, कोई हाईवेज बना लिए, मोटर को मेट्रोज बना लिए, कुछ डैम्स की उन्होंने जमीन ले लिए, कुछ बिजली के मंसूबे ले लिए। उनका सवाल ये है कि आपने क्या बनाया, जैसे आपने 13,000 अरब रुपया तारड़ साहब की करेक्शन कर दूं। इन्होंने कहा इन्होंने जमीन परचेज की थी अगस्त 2013 में, इन्होंने पैसे मुख्तस किए थे भाषा डैम के लिए 27 अरब रुपए, और 13 से लेकर 18 5 साल इनकी जब हुकूमत रही है, 1 रुपया भाषा डैम पे नहीं लगाया। हमने आके 442 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था FWO के साथ और चाइना कंस्ट्रक्शन के साथ, जिसके बाद डैम शुरू हुआ था। सो ये क्लेम को यही रख देते हैं कि सर 27 अरब रुपए मैंने अभी 123 अरब अगस्त 2013 में जो आपने पेमेंट की 27 अरब रुपए की बात, अगस्त 2013 की कंफर्मेशन दे रहा हूँ, 27 अरब उस वक्त पेमेंट हुई थी। आगे चलते नहीं तो हम 18 में प्रोजेक्ट की बात कर लूं सर। अच्छा उनके एक प्रोजेक्ट बनवाना, सिर्फ 1 साल आप सिलेक्ट कर 30 साल में प्रोजेक्ट 5 साल में 123 अरब भाषा पे लगाया है। लेट मी फिनिश। अब आपने कहा प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। पिछले 3 साल के अंदर हम 140 से 260 अरब पे एहसास को लाए, 120 अरब था, बहुत सारे प्रोजेक्ट बन सकते थे। वो तो जालसाजी से आपने नाम बदला, वही पैसे थे, वही लोग सकते थे। पैसे तो लगाए ना सर, गरीब जो दुनिया से जो खरबों रुपए आपने भीख मांगा वो तो किधर उधर कोरोना की वजह से ये आपका सर प्रॉब्लम नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हो। इशू ये है कि आपने जलसाजी से नाम बदला, जब आप याद है इमरान खान साहब ने गुटकी में बैठ दिया। एक साहब वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आज भी साथ एक्ट है, एक्ट बना हुआ है, लेकिन जलसाजी से एहसास रखा है, जासास नहीं है। आज हमने 80 अरब रुपया प्रोजेक्ट बताइए, 80 अरब रुपया हेल्थ कार्ड के लिए रखा। ये प्रोजेक्ट नहीं है किसी गरीब आदमी के, किसी गरीब आदमी के इलाज प्रोजेक्ट नहीं है। वो जो नादार खवातीन है उनको 260 है, वो प्रोजेक्ट नहीं है। मतलब प्रोजेक्ट किसको कहते हैं? सपोर्ट का है। देखिए बहुत यही तो चीजें छोटी छोटी, एग्रीकल्चर में 54 अरब की हमने पैकेज रखा है। ये छोटी छोटी चीजें 12 अरब SMEs पे रखे हैं, यही तो चीजें खर्च नहीं किए। 13,000 अरब रुपया एक काम और करते हैं, 13,000 प्लस दुनिया भर से जो कोरोना की मदद वो कहां जाएंगे पैसे? चाहे साहब हर MNA को 50-50 करोड़ देते हैं अपने हल्के में, नालियां गलियां सोलिंग बना ले ताकि 23 का इलेक्शन। ये रिश्वत, ये एक ऑप्शन है। ये इमरान खान साहब ने रिश्वत को बोला था कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा, दूसरी ऑप्शन मैंने एमपी को ये तस्लीम कर रहा है। एहसास में 260 दे, 80 अरब हेल्थ इंश्योरेंस किसी ने आयते रखी है, 100 अरब डैम पे लगा दे, 12 अरब के पौधे लगा दे। 13,000 अरब रुपए का कर्जा है और उसके मुकाबले में जो आपने प्रोजेक्ट करवाए हैं 3.5 साल में 13,000 अरब, जिसको आप कह रहे हैं 3.5 साल में पहले साल में 10 अरब डॉलर, दूसरे साल 6 अरब, इस साल 3.8 अरब डॉलर। आपने तो कहा अगर मैं कर दो खुदकुशी कर लूंगा, उससे क्या करेंगे? ये वो हुकूमतें जो ये सोच के आई थी, वो खुदकुशी कर खत्म होगी। आप लोगों ने मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा दिया कि इनके पास ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा शुक्र करो 18 में हमारी हुकूमत आए वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने वो मुल्क संभाला था। पहले साल अगर 10 अरब ना लेते, उस वक्त इंपोर्ट की पेमेंट तेल के लिए पैसे कोई नहीं थे,
یہ حالات کریٹ کر کے 13 खरब में हमने किया क्या है, इन्हीं के सिर्फ लोन वापस किए हैं. आज अब दरख्तों की वैसे ये मुदखिल साहब आप क्यों ये चाहते हैं कि ये अपना नुकसान कर लें? ज़ाहिर है मुल्क है, उसको चलाने आगे ये बयान ज़ाहिर इंसान देता रहता है. तो ये मान ले, खुशी का बयान ये मान ले कि हम अचानक के कुएं में हमने जम मारा, हमें कुछ नहीं पता, हमने जो कुछ था सब झूठ बोला, हमने जो खुदकुशी का प्रोग्राम बनाया तो वो हमने कैंसिल कर. भाई जहां इतने यू टर्न ले लिए वो भी ले ले, कम से कम एक्सेप्ट कर ले. ये एक्सक्यूज नहीं है कि हमारे पास भाई ये सारी चीज तो देखो मुस्लिम लीग ने हुकूमत संभाली. सर आपको याद है कि मुशर्रफ ने क्या छोड़ कहा था, अगर मैं इनके साथ अब हाथ मिलाऊंगा तो मैं गुनाह करूंगा, और फिर पीढ़ियां बनी इस मुल्क के अंदर. सर वो बयानों की मेहरबानी की वजह से ये पीडीएम तो टूट गई, वापस इन्हें बहाल कर दी है, वापस नवाज शरीफ नासूर बन चुका है, आपको याद नहीं है सारा, खुदा भी माफ नहीं करेगा. तो ये चलता रहता है, बयानात चलते रहते हैं. तो खुदकुशी का बयान भी उन्होंने दे दिया तो आप उसको पकड़ के बैठे हुए. मैं एक बात 10 बातें की उन्होंने एक प्रोजेक्ट ये जो बता रहे ना कि हमने इधर पैसा लगा इधर पैसा लगा, ये बताया कि 1100 अरब कराची को उसने ऐलान किया था, क्या बना, कितने रुपए खर्च, बाकी 5.5. अच्छा ये बार-बार आपको दावा कर रहे हैं. अपना प्रोजेक्ट को बताओ. एक आखिरी सवाल, ये हर जगह इनके किराए के तर्जमान ये कहते हैं कि सिंध में इतने पैसे, भाई तेरे जेब से पैसे लगे, तुमने पंजाब को कितने दिए, पुख्तनख्वा कितने दिए, बलूच वो नहीं गिन रहा है. सिंध होना बात. सखर मुल्तान मोटरवे नंबर 1, सखर हैदराबाद मोटरवे नंबर 2, साउथ पंजाब में 3 हॉस्पिटल 200 बेड के, पंजाब में 200 अभी चल रहा है. अब सखर हैदराबाद अभी चल रहे हैं. अपनी बारे में शुरू करूंगा तो 200 बेड के अस्पताल, भाई अभी तो चला है. 3 अस्पताल इस वक्त साउथ पंजाब में, 3 यूनिवर्सिटियां. अगर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जब मैं एहसास पे जाता हूं उधर से आ जाते हैं, जब डैम पे जाता हूं फिर भी उधर से आ जाते हैं. डैम किधर है बताओ. ये 100 अरब रखा है सर, ये मैंने वैक्सीन लेके आए, बनाया क्या बता सर, वैक्सीन तो लेके आए सर. $1.1 अरब की वैक्सीन के लिए पैसे रखे और कितने लिए बता दो बजट में, दुनिया से कितने लिए. 1200 अरब का ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि बेज़ाब्तियां हैं कोरोना के सारे फंड के अंदर. बेज़ाब्ती किसको कहते होते हैं सर, बाय द वे? इसको कहते हैं बेज़ाब्ती ऑडिट चोरी को कहते हैं नहीं है सर. इसी पे तो एतराज करते थे, चोरी को कहते हैं. उनकी गवर्नमेंट होती थी, ये कहते थे कि तारड़ साहब जो 25 अरब का जस्टिफाई कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकता हूं. लीगल काउंसिल नहीं फर्क पड़ता. 25 अरब नहीं फर्क पड़ता. कोई करप्शन नहीं है. मुझे सरकारी मंसूबा बताएं कहां से किए करप्शन. तो आप है ना, मैं अगर आप करप्शन का एक मंसूबा मुझे बता दें जो इल्जाम एफआईए ने लगाया है, मैं सियासत छोड़ दूंगा. चले करें बात. मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग. मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 2 अरब 70 करोड़. कोई चक्कर नहीं. ये मना दे कि मकसूद चपड़ासी जो है आपका चपड़ासी इतना अमीर क्यों है? प्रॉब्लम क्या है? चपड़ासी प्रॉब्लम है कि मीडिया के ऊपर बैन के मीडिया ट्रायल 3 साल से चल रहा है. हाई कोर्ट के अंदर जब हम जाते हैं और हाई कोर्ट कहता है कि ना मनी लॉन्ड्रिंग है ना करप्शन है, नैब कहता है करप्शन का इल्जाम नहीं है. शहजाद अकबर इनको मरवा गया इमरान खान को. सलमान शहबाज झूठ बोल के कागज लहरा के अदालतों में जीरो प्रोसिक्यूशन, जीरो केस. शौकत तरी ने मरवाया. यही शौकत तरी तो जिस हुकूमत पे इल्जाम लगाता था कि नौकरी पक्की करने के लिए वो आ गए, और दूसरे 2 वजीर खजाना आज वो भाषण दे रहे असेंबली में. मीशत बड़ी अच्छी चलो, खुदा का मैं आज भी कहूं 1 रुपए की शर्म करो. आप 1 रुपए की करप्शन दिखा दो. वक्त खत्म हो गया. खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा. अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे. अल्लाह हाफिज.